रिकॉर्ड भी किया और ये हिस्टोरिकल प्रूफ है कि ये हुआ। उनको फिर से वही सीन है, एक टाइगर की फैमिली है जो पानी पी रही है और मून को पूरा दिखाया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ठीक है। सलाम मुफ्ती साहब। इस्लाम जी भाई विक्रम जी मैं पहले भी आपके स्ट्रीम पे आया था कुछ 4-5 हफ्ते पहले। और मैं जब पहली बार आया था तो एज अ नॉन मुस्लिम, एज अ हिंदू हु इज सर्चिंग फॉर ट्रूथ आया था, लेकिन आज मैं एज अ मुस्लिम आया हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। आप वो आपका वो म्यूजिक वाला सवाल था ना? जी मैं आर्ट हाँ, डीलर हूँ, जो आपने मुझे बताया था उसके बारे में। बहुत जबरदस्त, जी बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला कबूल करे। माशाअल्लाह जी शुक्रिया बहुत बहुत। माशाअल्लाह। आई थिंक तकरीबन 2 साल से मैं इसके बारे में सोच रहा था, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म पे आने के बाद शायद अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। माशाअल्लाह, तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जी जबरदस्त। जी जी मेरा कोई सवाल नहीं है एज सच, लेकिन मैं एक अमेजिंग एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ वो जी उसके बारे में शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज। जैसे मैंने आपको बताया था पहली बार, मैं एक आर्ट अप्राइजर हूँ। पुराने पेंटिंग्स को साइंटिफिकली स्टडी करना, उन पे फोरेंसिक एनालिसिस करना, वो पेंटिंग फेक है ओरिजिनल है, किस दौर की है, ये सब बताना मेरा मेरा प्रोफेशन है। अभी मैं रिसेंटली एक इंसिडेंट पढ़ रहा था प्रॉफिट मोजेस के बारे में कि फिरौन ने अपने सारे मैजिशियंस को बुलाया और मैजिक दिखाने के लिए कहा प्रॉफिट मोजेस के सामने। और जब प्रॉफिट मोजेस ने अपना वो स्टिक जो डाला, वो सारा स्नेक्स को निकल गया स्टिक्स। तो जो मैजिशियंस थे सारे वहाँ पे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। यानी जो अपने फील्ड का एक्सपर्ट होता है उसके सामने जब अल्लाह उसका प्रूफ देते हैं तो अनडिनाइबल हो जाता है। तो ऐसे ही मेरे साथ कुछ हुआ। ओके। आपसे बात होने के बाद अगले दिन ही मुझे एक सैन फ्रांसिस्को से कॉल आया। मैं एरिजोना में रहता हूँ। सैन फ्रांसिस्को में मेरे एक एक्स कलीग काम करते हैं मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में। उन्होंने मुझे बताया कि उनके एक क्लाइंट है, प्राइवेट क्लाइंट है चाइना में, जिन्होंने एक पुरानी बिल्डिंग खरीदी है ऑक्शन में। कुछ 150 साल पुरानी बिल्डिंग है वो। चाइना और में? उस बिल्डिंग चाइना में और उस बिल्डिंग से कुछ उन्हें 40 पेंटिंग मिली हैं पुरानी, और वो उसका इवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं। अच्छा। तो क्योंकि ये काम बहुत बड़ा है, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं इस काम को कराने के लिए चाइना। तो हमने, और एक हमारे फ्रेंड है न्यूयॉर्क में सोहो म्यूजियम में काम करते हैं, तो उनको भी हमने साथ में लिया। तो हम 3 लोग तकरीबन 4-5, आपसे बात होने के कुछ 2-3 दिन बाद हम सब चाइना गए इस काम को करने के लिए। तो वहाँ हम गए तो हम वहाँ देखा कि ये जो प्राइवेट क्लाइंट है, ऑफ कोर्स वो काफी, जो जिस तरह का ट्रीटमेंट उन्होंने दिया और जिस तरह का अरेंजमेंट उन्होंने किया था सब करने के लिए, वो पता चल रहा था कि वो काफी रिच क्लाइंट है जो इन्होंने ये किया है। तो हमने अपना काम शुरू किया। वी स्टार्टेड इवैल्यूएटिंग द पेंटिंग्स। कुछ 300 साल पुराने पेंटिंग्स थी, कुछ 400 साल पुरानी पेंटिंग्स थी, ब्रिटिश एरा के कुछ पेंटिंग्स थी। उस सारे पेंटिंग कलेक्शन में से एक एक पेंटिंग निकली। वो पेंटिंग भी नहीं है, एक वो रफ स्केच है। तो मैं थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताना चाहूंगा कि ये रफ स्केच क्या होता था। कि जैसे अभी हम किसी भी मोमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं, हमारे लिए अभी बहुत आसान है कि हम फोन निकालते हैं और फोटो कैप्चर करते हैं। पुराने जमाने में ऐसा नहीं हो पाता था। जो स्पेशली आर्टिस्ट हैं वो जब भी बाहर जाते थे अपने साथ इंक पॉट और एक एक रफ ड्राफ्ट कैरी करते थे, और कोई ब्रीफ मोमेंट कैप्चर करना है उन्हें मार्केट प्लेस में, नेचर में, जो बहुत ही ब्रीफ मोमेंट के लिए हो रहा है, तो एक रफ स्केच बनाते थे ब्लैक एंड व्हाइट इसमें। फिर वापस अपने घर जाते थे, स्टूडियो जाते थे, उस पर डिटेल पेंटिंग बनाते थे अपनी मेमोरी से रिकॉल करके। इस तरह पेंटिंग का प्रोसेस हुआ करता था पहले। तो एक 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 वहां से रफ स्केच निकला जो अच्छी तरह वेल फ्रेम था रफ स्केच। वो हमने पहले उसको फ्रेम को इवेल्युएट किया, तो फ्रेम ही कुछ तकरीबन 350 साल पुराना था वो जो पेंट लिखा था। फिर जब हमने वो स्केच को इवेल्युएट किया, वो तकरीबन 1400-1500 ईयर्स ओल्ड कार्बन डेटिंग से पता चला कि वो उतने पुराना है। अब मैं वो बताता हूँ कि वो स्केच क्या है, और उसको देखने के बाद मुझे इमीडिएटली पता चला कि ये इस्लामी सच है और इस्लामी हक है। वो स्केच क्या है कि एक सिंपल सा स्केच है। एक झरना है और एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, शायद टाइगर जैसे लग रहा है कि एक टाइगर की फैमिली है जो पानी पी रही है। एंड फ्रॉम आर्टिस्ट पर्सपेक्टिव
ये शायद वो रात को कैप्चर कर रहा है कि एक टाइगर फैमिली आई है झरने के करीब पानी पीने के लिए। और इस स्केच की अमेजिंग पार्ट ये है कि जो मून है ना वो स्प्लिट है ऊपर। अच्छा, ओके, स्केच में जो है ना हम्म, वो मून स्प्लिट है, वो पूरा ओके, नहीं है, ठीक है। हम्म, और एक उसके ऐसा एक कंटिन्यूम एक ये है। और वो अगली फ्रेम में इसी पेंटिंग का एक अगला फ्रेम है जिसमें मून को फिर से वही सीन है, एक टाइगर की फैमिली है जो पानी पी रही है और मून को पूरा दिखाया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, ये देख के मुझे अनडाउटेडली पता चल गया कि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द फाइनल प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। देयर इज नो सुभान डाउट अबाउट इट अकबर। सुभान कि ये इंसिडेंट हुआ हम्म, और किसी ने देखा और उसको रिकॉर्ड भी किया और ये हिस्टोरिकल प्रूफ है कि ये हुआ। और ये आई मीन नो गॉड बट अल्लाह कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग। सुभान अल्लाह, जबरदस्त। तो आप मुझे बताएं कि वो जो स्केच था उसका कोई रिकॉर्ड आपके पास है? मसलन हाँ मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि ये कैसे पता चला कि ये स्केच 1400 साल पुराना है? हाँ प्लस हाँ, पहले ये बताइए मुझे जी। ठीक है, तो इसका एक प्रोसेस होता है मुफ्ती साहब, जो हम कि पेंटिंग का जो टाइमलाइन इवेलुएट करते हैं। सो फर्स्ट हम पेपर का इवेलुएट करते हैं कि वो पेपर कितना पुराना है, वो पपायरस है या कैनवस है या कपड़े पे बनाया गया है। फिर हम इंक का इवेलुएशन करते हैं, जो इंक से वो बनाया गया है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो केमिकल कंपोजिशन कब इन्वेंट किया गया था या कब यूज हुआ करता था, उस पे ये करते हैं। फिर फाइनली हम उसको माइक्रोस्कोपिक कार्बन डेटिंग पे डालते हैं, तब वो एक अप्रोक्सीमेट डेट मिलती है हमें। उसमें एग्जैक्ट नहीं पता चलता 50-60 ईयर्स 100 ईयर्स का अप एंड डाउन होता है, बट यू नो एटलीस्ट विल कम टू नो कि इस जमाने की है। फिर वो उसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कहीं पे मेंशन किया गया हो कि यू नो कहीं पे किसी ट्रैवलर ने मेंशन किया है या किसी आर्ट हिस्टोरियन ने इसको मेंशन किया है कि ऐसी एक पेंटिंग एग्जिस्ट करती थी, तो उसको हम सारा रेफरेंस लेके इसका एक डेट पता करते हैं। ओके, तो उस स्केच के ऊपर, अच्छा वो पेपर के ऊपर था या वो खाल के ऊपर? वो एक उसको एक क्या बोलते हैं उसको, पपायरस जिसको बोलते हैं, लेदर और प्लांट के टेक्सचर से मिलके एक काइंड ऑफ पेपर बनता था उस जमाने में। अच्छा, ओल्ड अच्छा, जिसपे ओल्ड पेंटिंग बनाया करते थे। वो ओके, कैनवस, अभी जैसा कपड़े का कैनवस, कैनवस मिलता है, कैनवस नहीं था वो एक अच्छा, काइंड ऑफ लेदर और प्लांट का जो रबर मिक्स मिलता है ना, उसको मिक्स करके एक ये बनाया करते थे। ओके। तो आपने फोरेंसिक उस पे इन्वेस्टिगेशन किया, आपको पता चला कि ये 1400 साल पुराना है, उसके ऊपर जो स्केच है, अब ये स्केच इंक से है, तो उस इंक का जो आपने जो इन्वेस्टिगेट किया, वो इंक कितनी पुरानी है? ये भी तो हो सकता है ना कि वो जो मटेरियल है वो पुराना हो लेकिन इंक नहीं हो। जी जी जी, तो हमने वो इंक का भी हमने इवेल्युएशन किया। तो इंक जो है वो दो टाइप की इंक यूज करते थे आर्टिस्ट उस टाइम पे, एक जो अपने नॉर्मल कलरफुल पेंटिंग बनाने के लिए और एक ऐसा रफ स्केच बनाने के लिए। तो रफ स्केच बनाने के लिए जो यूज करते थे वो कोल का जो कोयला होता है उसका पाउडर और एग व्हाइट मिक्स करके एक 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 मिक्सचर तैयार किया जाता था जो रफ स्केच बनाने के लिए यूज किया करते थे। तो वो एग्जैक्ट मिक्सचर के कंपोनेंट्स हमें उसमें मिले, कोल पाउडर एंड एग व्हाइट एग। और ये कितने सौ साल पहले इस्तेमाल किया जाता था? तकरीबन एक काफी आई मीन इवन रेनेसांस टाइम से, यानी जो जो उस टाइम से लेके तकरीबन 1700-1800 साल तक ये यूज किया गया। जब तक ऑयल पेंटिंग इन्वेंट नहीं हुई तब तक ये रफ स्केच बनाने के लिए तब तक यही टेक्निक यूज किया जाता था। यानी जिस दौर में मून स्प्लिट का मिरेकल हुआ उस दौर में चाइना में ये सब्सटेंस इंक के तौर पर इस्तेमाल होता था। आर्टिस्ट यूज करते थे रफ ड्राफ्ट बनाने के लिए। आर्टिस्ट यूज करते थे रफ ड्राफ्ट बनाने के लिए। ओके, हाँ, लिखने के लिए नहीं यूज करते थे लेकिन आर्टिस्ट यूज करते थे। ठीक है, ग्रेट। अच्छा, तो अब जब आपने ये इवेल्युएट कर लिया और ये पता चला आपके पास दो स्केच हैं, एक में मून स्प्लिट है, दूसरे में मून स्प्लिट नहीं है, तो अच्छा ये जो स्केच है यकीनन अब इट वर्थ्स मिलियंस, ठीक है? ये कोई 500,000 डॉलर का मामला नहीं है, अब ये मिलियन डॉलर की उसकी वैल्यू है। जी जी, तो ठीक है, उसको जिस बंदे ने ऑक्शन में बिल्डिंग खरीदी उसका जैकपॉट लग गया। जी 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 जी। आप मुझे बताएं कि उसका कोई फोटो या किसी तरह का आपके पास है या नहीं?
नहीं नहीं हमारा एक लीगल बॉन्डिंग होता है कि दैट वी कैन नॉट कैप्चर एनी काइंड ऑफ पिक्चर्स। अच्छा। मैं आर्ट वर्ड से जो ये है, जितना ओपनली हमें देखने को मिलता है आर्ट म्यूजियम्स में, गैलरीज में, उससे 100 गुना ज्यादा प्राइवेट कलेक्टर्स के पास आर्ट है आज। अच्छा। और हाँ, और अमीरों के लिए ये फाइनेंशियल एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है। सही। तो रिच पीपल ट्रीट दिस एज फाइनेंशियल एसेट एंड दे प्रिजर्व इट वेरी प्राइवेटली। कई बार हमें ये भी पता नहीं होता कि हमारा क्लाइंट कौन है, सिर्फ हमें पेमेंट मिलती है, हम इवैल्यूएट करते हैं। ओके। तो some very rich and powerful people hold ownership of these kind of historical paintings. ओके। तो मैं तो अब इसका रेफरेंस, यानी ये चीज तो दुनिया के सामने लाने की है कि इस तरह की एक पेंटिंग चाइना में मिली है। चूंकि अभी तक ये डिबेट होती थी कि भाई जब मून स्प्लिट हुआ तो किसने देखा, अगर देखा तो उसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड क्या है। तो ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड तो सामने मौजूद है, लेकिन दुनिया के सामने नहीं आया। तो अब ये दुनिया के सामने इसके आने का क्या तरीका है? जी, अगर इसके 2 तरीके हैं। या तो जो ओनर हैं वो खुद वॉलंटरली इसको दुनिया के सामने लेके आए, या तो कोई इनसे खरीदे पेंटिंग और वो दुनिया के सामने लेके आए। ओके। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके पास मसलन अगर कोई अब किसी को नहीं पता, हो सकता है कि वो ओनर चाइना में बैठा हुआ हो, किसी को नहीं पता, लेकिन लोगों को आपका पता है, भाई एक साहब है विक्रम नेगी, वो इस मामले के एक्सपर्ट हैं। इमेजिन करें कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को इसको खरीदना चाहे, तो वो आपके थ्रू उस तक पहुंच सकती है? जी, जो मेरे और एक जो मेन जो कांटेक्ट हैं जो सैन फ्रांसिस्को में है, उनके थ्रू इन तक पहुंच सकती है। और आई थिंक प्रोबेबली मैं आपसे ऑफलाइन कांटेक्ट करूंगा, देन प्रोबेबली वी कैन कम टू सम दिस थिंग। आई डोंट नो कि वो क्लाइंट बेचने में इंटरेस्टेड है या नहीं है, बट एटलीस्ट अप्रोच तो किया जा सकता है। दैट्स नॉट, ना बेचे, दिखा दे भाई वो उसका जी कुछ ना कुछ हो जाए। लेकिन आई मीन इट्स वेरी अमेजिंग। और आई थिंक आज की जो ये स्ट्रीम है उसका वक्त वसूल हो गया, बल्कि सारी स्ट्रीमों का वक्त वसूल हो गया अभी तक की जितनी हुई है 124। तो आपने बहुत जबरदस्त मुझे ये हमें पूरी उम्मत मुस्लिमा को ये खुशखबरी सुनाई है, और अल्लाह ताला ने आपको इस चीज के जरिए इस्लाम की हिदायत दी। और आपने जो एनालॉजी दी है कि जिस तरह जादूगरों को हजरत मूसा का मौजिजा देखकर यकीन हो गया था कि उनके पास जादू और हजरत मूसा के पास मौजिजा है, और फौरी तौर पर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, कुछ इस तरह की बात आपके साथ पेश आई। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का फजल है। उस पर आपको भी शुक्रगुजार होना चाहिए, और हम सब शुक्रगुजार हैं कि आपके थ्रू ये जो इतनी जबरदस्त रिवीलिंग हुई है पूरी उम्मत के सामने। तो इंशाल्लाह मुझे आप एक तो ये कि ईमेल करें, मेरा ईमेल चल भी रहा है, तो ईमेल कीजिए, मैं आपसे कनेक्ट करूंगा। कांटेक्ट करके बात देखेंगे हम किस तरीके से उस तक पहुंचा जा सकता है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व किया जा सकता है। आई थिंक इट्स अ वेरी पावरफुल रिवीलिंग। जी, बस मुझे यही बताना था। और मैं अभी सीख रहा हूँ, आप मेरे दुआ करें। थोड़े मेरे फैमिली वाले अपसेट हैं कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, आप उनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, आपकी फैमिली के हर फर्द को हिदायत दे। ये चैलेंजेस तो आते हैं, ये तो आने ही है। जी हाँ। अब आप जो एनालॉजी आपने पेश की है उसमें आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब उन जादूगरों ने इस्लाम कबूल कर लिया था तो उनके साथ क्या हुआ था। जी मुफ्ती साहब, पता है मुझे। जी हाँ, चले ठीक है, बहुत जबरदस्त। ये ईमेल सामने है विक्रम भाई, ये ईमेल मुफ्ती साहब का सामने है। आप इसी नाम से मुफ्ती साहब को ईमेल कर दीजिएगा, स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप। ठीक है, मेरे ख्याल से म्यूट पर है।